नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी लंबे समय से के बाद में आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपको वीडियो नहीं पहुंचा पाए थे। कुछ निजी कारणों की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे सके, परंतु अब लगातार आने वाली वैकेंसियों के लिए और वर्तमान वैकेंसियों के लिए आपको संबंधित वीडियो आप चैनल में आते रहेंगे। आप लगातार बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। तो आज हम जानेंगे भारत में टीकाकरण विषय के रूप में महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी के लिए यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इसमें हमने कोशिश की है भारत में टीकाकरण के संक्षिप्त इतिहास को समझने की, तो उससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। टीकाकरण के विषय में आप सभी जानते हैं। बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और आगे आने वाली गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण का इस्तेमाल किया जाता है। और टीकाकरण के जनक के रूप में अगर बात करें तो एडवर्ड जेनर एक अंग्रेज चिकित्सक थे। इन्होंने सर्वप्रथम चेचक के टीके को लगाया था और इसी वजह से एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। 14 मई 1796 को उन्होंने 8 साल के एक बच्चे जेम्स फिप्स को यह टीका लगाया था। स्मॉल पॉक्स एक गंभीर बीमारी हुआ करती थी। इसमें बच्चों के चेहरे और शरीर पर कुछ दाने उभर आते थे और सूखने के बाद में घाव इत्यादि बन जाते थे और कई बार इससे मृत्यु भी हो जाती थी। इसी वजह से टीकाकरण के जनक के रूप में या फिर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में हम एडवर्ड जेनर के नाम को लेते हैं। भारत में टीकाकरण की शुरुआत के विषय में अगर बात करें तो भारत में टीकाकरण के जनक के रूप में डॉक्टर वसंत मुथुस्वामी को जाना जाता है। यह एक प्रतिष्ठित भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ है और इन्होंने माहवारी विज्ञान के ऊपर भी काम किया है। साथ में भारत के अनेक टीकाकरण कार्यक्रम को आरंभ करवाने के विषय में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए भारत में टीकाकरण के जनक के रूप में डॉक्टर वसंत मुथुस्वामी जी को जाना जाता है। आगे हम देखेंगे भारत में टीकाकरण, इसमें संक्षिप्त इतिहास के विषय में भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जान लेते हैं टीकाकरण के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। भारत का टीकाकरण अभियान जो कि UIP के नाम से जाना जाता है, इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में भी पहचान मिली है और दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से यह एक है। हर साल लगभग 2 करोड़ 60 लाख नवजात शिशुओं को और 3 करोड़ 40 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है। फिर भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए देश भर में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को टीका लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें इस जनबल को कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टीके की आवश्यकता पड़ती है, टीका लगाने वालों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु भारत इसके प्रति प्रतिबद्ध है और लगातार टीका लगाए जा रहे हैं। विगत 2 दशकों में भारत ने स्वास्थ्य सूचकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। अगर हम बात करें वैश्विक रूप में तो वैश्विक चुनौतियां परंतु टीकाकरण के विषय में अभी भी बनी हुई हैं। 2022 में कोरोना काल के बाद की हम बात कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ 43 लाख शिशुओं को वैश्विक स्तर पर पहला टीका जो कि DP टीका लगता है, ये नहीं मिल पाया था और जो टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दिखाता है। तो कोरोना भी एक कारण था, कोरोना का भय भी एक कारण था, शायद इसी वजह से लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। इसके अलावा 6.2 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगी थी, यानी टीके दिए गए थे और लगभग 20.5 मिलियन बच्चों को टीका नहीं लगाया गया या थोड़ी वैक्सीन के रूप में टीका लगाया गया था। इसमें से लगभग जो 60% बच्चे, यानी 20.5 मिलियन बच्चों में से लगभग 60% बच्चे केवल 10 देशों से संबंधित हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो भारत, अंगोला, ब्राज़ील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक, नाइजर और पाकिस्तान तथा फिलीपींस, इन 10 देशों में 20.5 के लगभग 60% जो बच्चे हैं वो शामिल हैं जिन्हें टीका नहीं मिल पाया था। भारत में शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता में
संक्रामक बीमारियों की उच्च भागीदारी हमें दिखती है और टीकाकरण करने से यह बीमारी दूर हो सकती है। भारत में लगभग 10 लाख बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। इनमें से अधिकांश को शिशु जो स्तनपान है और टीकाकरण है, इनके उपचार को देकर बचाया जा सकता है। वुएनिक के विषय में हम जानकारी लेते हैं। वुएनिक WHO यूनिसेफ एस्टीमेट्स नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज प्रोग्राम को कहा जाता है। इसके अनुसार भारत ने 2021 के बजाय 2022 में 0 डोज को 27 लाख से घटाकर 11 लाख कर दिया है। इसके अलावा जीवन रक्षक टीकाकरण में 16 लाख बच्चों को कवर किया गया है। तो ये 2021-22 का डाटा है, इसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दी जा रही है। भारत टीकाकरण एजेंडा 2030। तो भारत में एक नया टीकाकरण एजेंडा स्टार्ट किया गया है, यानी 2030 तक एक भी बच्चा ना छूटे। इस प्रोग्राम के तहत भारत टीकाकरण एजेंडा 2030 से लागू किया गया है। इसमें 0 डोज के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रोग्रेसिव कदम उठ रहा है। हालांकि लाखों बच्चे अभी भी टीकाकरण के इंतजार में, यानी बहुत सारे बच्चों को अभी भी टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, रेयर इलाके हो सकते हैं, जैसे जंगलों के भीतर में गांव हो जाना, नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र हो जाना, पहाड़ों वाले जो स्थान हो जाते हैं, ऐसे जो रेयर इलाके होते हैं, यहाँ पे टीकाकरण अभियान में कमी देखी गई है। भारत में विभिन्न राज्यों में टीकाकरण की दर अलग अलग है। 0 डोज के 63% शिशुओं की संख्या बड़े राज्यों जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। यानी कंप्लीटली जो बच्चे 63% ऐसे बच्चे हैं जो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं और इन्हें एक भी टीका नहीं लगा है। भारत में एक भी टीका नहीं लगा या फिर कंप्लीट टीके नहीं लग पाते हैं। भारत में कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ किया गया था और इसमें भारत में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली थी और काफ़ी सारे लोगों ने, लगभग 100 करोड़ लोगों ने और वर्तमान में 136 करोड़ लोगों ने लगभग यह कोविड-19 का टीका लगवा चुका है। भारत में कोविड-19 की वैक्सीन लेने वाले पहले व्यक्ति की अगर बात करें तो पहले व्यक्ति है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली के कर्मी, जो कि एक सफाई कर्मी थे, मनीष कुमार। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन लगाई थी। आगे हम देख लेंगे। भारत में टीकाकरण 1802 से लेकर 1899 तक। अभी तक हमने टीकाकरण का एक ब्रीफ जानकारी ली थी। अब हम देख लेते हैं पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड में किस तरह से भारत में अभियान चला था। भारत में चेचक के टीके की लसिका 1802 में सर्वप्रथम पहुंची थी। यानी सर्वप्रथम 1802 में भारत कॉन्शियस हुआ था। उस समय हमारा गुलाम भारत था। उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा टीके लगाने की कोशिश की गई थी। तो सर्वप्रथम चेचक के टीके के लसिका की जो खुराक है वो 1802 में भारत में पहुंची थी। चेचक का टीका प्राप्त करने वाला भारत का पहला व्यक्ति अन्ना डस्टहाल बने थे। इन्होंने 14 जून 1802 में सर्वप्रथम चेचक के टीके लगाए थे। जब इनकी उम्र 3 वर्ष की थी तो इनके ऊपर प्रथम टीका लगाया गया। तो याद रखेंगे, अन्ना डस्टहाल भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें पहली बार टीका लगा था। हिंदुओं द्वारा गाय से बने होने के बहाने आने वाले टीकों का प्रतिरोध हुआ। तो इसमें जो हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने गाय से संबंधित उसमें कुछ ट्रेसेस होने के कारण इन टीकों को नहीं लगाने के लिए प्रतिरोध किया था। और जनरली ये प्रतिरोध जो था वह अंग्रेज़ों के प्रतिरोध के लिए ही लाया गया था। 1827 में शुरू की गई बॉम्बे टीकाकरण प्रणाली। अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1827 में बॉम्बे टीकाकरण प्रणाली को आरंभ किया। इसमें टीकाकरण मंडलों या उप विभागों के लिए जिम्मेदार भ्रमणशील यात्रा करने वाले टीकाकारों द्वारा की जाती थी। यानी जो बॉम्बे टीकाकरण प्रणाली थी, इसमें ये एक प्रकार का सेंट्रलाइज प्रोग्राम था, लेकिन इसे मंडलों उप विभागों में बांट दिया गया था और वहाँ पे कुछ ऐसे टीकाकारों को अपॉइंट किया गया था जो
गांव-गांव जाते थे और टीके को लगाते थे। भारत में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम 1892 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के आने के बाद में टीकाकरण में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी, क्योंकि ये अनिवार्य टीकाकरण प्रोग्राम के तहत रखा गया था। और 1938 में ब्रिटिश भारत के लगभग 80% जिलों में यह कानून लागू कर दिया गया था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सिंसियर होकर इस कार्यक्रम को आगे चलाया था। भारत में वैक्सीन की उपलब्धता और विनिर्माण। भारत में 1850 तक वैक्सीन ग्रेट ब्रिटेन से आती थी। अभी हमने देखे कि चेचक की पहली लसिका भी ग्रेट ब्रिटेन से आई थी, परंतु मुंबई में टीके निर्माण की 1832 में शुरुआत हुई। फिर 1889 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, यहाँ पर शुरुआत की गई थी। 1896 में भारत में प्लेग महामारी काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी और प्लेग महामारी अधिनियम 1896 लागू हुआ था। तो महामारी अधिनियम जो लागू हुआ था 1896 में, जो विभिन्न प्रकार की महामारियों से संबंधित था, वो वर्तमान में भी लागू है। इसी समय पे भारत के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हैफकिन। इनके नेतृत्व में मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज 1897 में प्लेग के टीके को विकसित किया गया और 1897 में ये जो विकसित टीका है, ये भारत में विकसित पहला टीका के नाम से जाना जाता है। 1899 में इस जो ग्रांट मेडिकल कॉलेज था, इसे प्लेग प्रयोगशाला कहा जाने लगा। 1905 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर बॉम्बे बैक्टीरियोलॉजिकल लैब कर दिया गया। साथ ही 1925 में डॉक्टर हैफकिन के नाम से इसे हैफकिन इंस्टीट्यूट कर दिया गया और ये हैफकिन इंस्टीट्यूट अभी भी मुंबई में वर्तमान में अस्तित्व में है। भारत में टीकाकरण अगर 1900 से लेकर 1947 तक के विषय में अगर बात करें, यानी आज़ादी तक हम बात करें, तो 1896 से 1907 के दौरान भारत में दो महामारी, जिसका नाम था, एक का नाम हैजा और दूसरे का नाम प्लेग, इसका प्रकोप आरंभ हुआ और जितने सीमित संख्या में हमारे टीकाकार थे, सभी को इन टीका लगाने वालों को इनकी सेवाओं को महामारी के नियंत्रण के प्रयास में लगा दिया गया। इस वजह से टीकाकरण थोड़ा सा कम हुआ। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध आ गया और इस दौरान इन्फ्लुएंजा नामक जो भी महामारी है वो वापस से फैल गई और लगभग 17 मिलियन भारतीयों की इसमें जान चली गई। इसलिए इन जो महामारी है इनको रोकना सरकार की एक प्राथमिकता बन गई। 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो आया था, उसके तहत स्थानीय स्वशासन को चेचक के टीकाकरण तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने एक राज्य का विषय है, जिसका मूल इसी अधिनियम में, यानी कि राज्यों को जब स्थानीय स्वशासन और राज्यों को जब अधिकार दे दिए गए थे कि आपके क्षेत्र में आपको टीकाकरण इत्यादि प्रोग्राम करवाना है, तो ये 1919 के अधिनियम के तहत दिए गए थे, जो वर्तमान में भी आपको दिखता है। द्वितीय विश्व युद्ध में टीकाकरण कवरेज कम हो गया था और 1944-45 में भारत में पिछले 2 दशकों में चेचक का सर्वाधिक मामले सामने आए थे। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें, यानी 1947 से लेकर 1977 तक का जो दौर चला था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दौर था। 1948 में आज़ादी के जस्ट बाद तपेदिक महामारी भारत में फैल चुकी थी। इसे नियंत्रित करने के उपाय के रूप में सीमित पैमाने पर सख्त निगरानी में बीसीजी का टीकाकरण का आरंभ किया गया। इसके फैसले के साथ में पुनः भारत में टीकाकरण का जो दौर है वो तेज हो चुका था। 1958 में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO ने चेचक के उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के अनुसरण में भारत ने 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किया। तो ये याद रखेंगे, 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किया गया था और एक लक्ष्य सेट किया गया कि अगले 3 वर्षों में पूरी आबादी को सफलतापूर्वक टीके लगाना है, ताकि चेचक जैसी बीमारी को दूर कर दिया जाए। तो ये लक्षित टीकाकरण अभियान का बाद में हमें फ़ायदा भी मिला। फिर बाद में एक आक्रमण चरण आरंभ किया गया। इसमें 80% लोगों को कवरेज किया गया था। उसके बाद में रखरखाव चरण भी आरंभ किया गया। 5 साल, 10 साल, 15 साल आयु वर्ग के जो बच्चे थे, इन्हें टीका लगाया गया। मतलब सभी को
चुन चुन करके टीका लगाया गया था। 1969 में टीकाकरण रोटरी लेसेंट तकनीकी एक नई द्विभाजित सुई तकनीकी में बदल गई। पहले रोटरी लेसेंट तकनीक का उपयोग करते थे, अब द्विभाजित सुई तकनीक का उपयोग किया जाने लगा और 1971 में तरल टीके की जगह पे सूखे टीके आरंभ कर दिए गए। ये सूखे टीके गर्मी में अधिक स्थिर हुआ करते थे और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना काफ़ी आसान था, इसलिए टीकाकरण का अभियान काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया। 1977 को भारत को तथा 8 मई 1980 को विश्व को चेचक से मुक्त कर दिया गया। तो याद रखेंगे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण डेट है 1977। 1977 में सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि भारत को और 1980 आते आते तक संपूर्ण विश्व को चेचक से मुक्त कर दिया गया था। यानी चेचक नामक जो बीमारी है वो संपूर्ण विश्व में अब खत्म हो चुकी थी। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1977 तक हमने देख लिए थे। 1978 से हम आगे देखेंगे। इससे भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के द्वितीय चरण के रूप में हम मान सकते हैं। ये आज़ादी के बाद के चरण हैं। 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम EPI शुरू किया। 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था और 1978 में BCG, OPV, DPT और टाइफाइड पैराटाइफाइड के टीकों और विस्तारित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम EPI को शुरू किया गया था। 1981 की बात करें तो टाइफाइड पैराटाइफाइड वैक्सीन को EPI से हटा दिया गया और ये भी याद रखें 1981 में टाइफाइड पैराटाइफाइड वैक्सीन को EPI से हटाया था, जबकि 1978 में BCG, OPV, DPT और टाइफाइड पैराटाइफाइड को ऐड किया था। 1983 में गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस टॉक्सोइड टीका को EPI में जोड़ा गया था और 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ ही ये जो पुराना प्रोग्राम था जिसको आप विस्तारित कार्यक्रम के टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम EPI के नाम से जानते थे, इसका नाम बदल करके अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP हो गया। इसके साथ ही एक नया टीका भी हमारी लिस्ट में जुड़ चुका था, ये खसरे का टीका था और इस कार्यक्रम में इसे जोड़ दिया गया। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 1986 में प्रधानमंत्री जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लॉन्च किया और इसमें टीकाकरण को महत्वपूर्ण बताते हुए 1986 में शुरू किए गए 5 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों में से एक का दर्जा दे दिया था। तो इससे इसकी अनिवार्यता के विषय में जानकारी मिलती है तथा कितनी सीरियस होकर गवर्नमेंट वर्क कर रही थी ये इसमें दिखाई दे रहा था। तो 1986 में इसे प्रौद्योगिकी मिशन यानी टीकाकरण को प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में जाना गया। 1985 में रोटरी समर्थित पोलियो प्लस अभियान के हिस्से के रूप में पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया था। 1985 की बात करें तो इसमें पोलियो प्लस टीकाकरण चालू किया गया था। पहले पोलियो प्लस फिर पोलियो प्लस टीकाकरण अभियान चलाया गया। 2 अक्टूबर 1994 को पहला राज्यव्यापी पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। तो ये 85 में पहले पोलियो प्लस अभियान चला और इसके बाद में 1994 को पहली बार राज्यव्यापी पोलियो टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया गया था। पोलियो माइलाइटिस उन्मूलन के लिए पहले 2 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो कि 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 को आयोजित किए गए थे। तो ये हमने देखे पोलियो नामक बीमारी को हटाने के लिए किस तरह से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। 1985 में हमने अभी पोलियो प्लस के बारे में जाना था। इसके अतिरिक्त UIP के कार्यक्रम में 6 एंटीजन शामिल थे। 6 एंटीजन में BCG, OPV, DPT और खसरा के शुरुआत के साथ अगले 16 वर्ष तक इस कार्यक्रम में कोई नया एंटीजन नहीं जोड़ा गया, यानी कोई नया टीका इसमें ऐड नहीं हुआ था। तो 1985 से लगातार 16 वर्ष तक हम इन्हीं 6 टीकों को बच्चों को लगाया करते थे। 2011 में एक नया एंटीजन जिसका नाम था हेपेटाइटिस B का टीका UIP कार्यक्रम में शामिल हुआ और ये शामिल होने वाला 7वां एंटीजन इसमें था। 2010 में
भारत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे के टीके की दूसरी खुराक शुरू करने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया था। यानी लगभग विश्व में खसरा एंड हो रहा था और भारत आखिरी बार अपने इस प्रोग्राम को चला रहा था। 2011 में नया एंटीजन हेपेटाइटिस बी का टीका यूआईपी में शामिल होने वाला 7वां एंटीजन बना और खसरे की टीके की शुरुआत करने वाला दुनिया का आखिरी देश भारत बना था। ये हमने अभी पढ़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा ने भारत को अलग अलग बीमारियों से मुक्त घोषित किया था, उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था, यानी पोलियो जो बीमारी थी यहाँ पे पूर्णतः हट गई थी। 2015 में मातृत्व व नवजात टेटनस उन्मूलन का सर्टिफिकेट भारत को दिया गया था। 5 मई 2016 में भारत को याज नामक एक बीमारी है, इससे मुक्त घोषित किया गया था और पहला देश याज जो है ये याज मुक्त देश ये पहला देश भारत ही है और वैश्विक लक्ष्य भारत का जो था 2020 तक था, लेकिन 2016 में ही भारत ने इसको जो है पूर्ण कर लिया था। विश्व में याज को हटाने के लिए लक्ष्य 2020 रखा गया था, 2016 में यानी लक्ष्य से काफ़ी पहले ही भारत इससे मुक्त हो गया था। 2016 से देश भर में खसरा, रूबेला, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी PCV और रोटा वायरस वैक्सीन यानी RBV सहित नए टीके लॉन्च किए गए और बांटे गए। 8 अक्टूबर 2024 को भारत को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया गया था। ये आंखों से संबंधित बीमारी हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त फैक्ट में और हम देखें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये भारत में 16 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी 2024 की वैक्सीन फॉर ऑल थी, तो ये थीम भी आप याद रखेंगे। 2024 में जो हमारा टीकाकरण प्रोग्राम था जिसका नाम था जिसका थीम था वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। विश्व टीकाकरण दिवस की अगर बात करें तो पूरे विश्व में 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात करें तो इस बार जो विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया था उसके साथ ही एक नई थीम भी लॉन्च की गई थी और थीम का नाम था मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। इसके अलावा टीकाकरण में पशुओं को भी टीका लगाया जाता है और पशुओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ये 6 जुलाई को हर साल मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम थी वो थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, तो याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। भारत में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI की शुरुआत 1978 में हुई थी और भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जिसे UIP कहा जाता है 1985 में इसका आरंभ किया गया था। भारत में कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में कोविड-19 की वैक्सीन लेने वाले पहले व्यक्ति ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली के कर्मी मनीष कुमार थे और हमने 100 करोड़ टीकाकरण अब तक लगभग 135 करोड़ प्लस जो है लोगों को टीका लगा चुके हैं और इसका लक्ष्य हमारा जो लक्ष्य था वो लगभग हासिल कर रहे हैं। भारत के साथ यूनिसेफ की साझेदारी के 75 वर्ष पूरे होने पर 11 दिसंबर 2024 को यूनिसेफ इंडिया @75 पर डाक विभाग और यूनिसेफ ने स्मारक टिकट जारी किया था। तो याद रखेंगे भारत के साथ में यूनिसेफ की साझेदारी के कारण डाक विभाग जो भारतीय डाक विभाग है उसने और यूनिसेफ ने दोनों ने मिल करके एक टिकट जारी किया था, डाक टिकट। उसका नाम था यूनिसेफ इंडिया @75। ये एक स्मारक टिकट था, साथ ही 10 रुपये का ये टिकट था और यह विशेष डाक टिकट बेहद कलात्मक ढंग से एक माँ और बच्चे के प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाया गया था। तो इस तरह से टीकाकरण के आज संक्षिप्त इतिहास में हमने टीकाकरण के बारे में जाना। आगे हम कौन सा टीका किस लिए उपयोग किया जाता है, किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है, कौन से टीके को किसने खोजा है, ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे तथा किस किस उम्र में
या किस किस टाइम पीरियड में टीके को लगाया जाता है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे साथ लगातार बने रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद।